Hello friends, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan, where we are having the study of English medium 11th physics along with NEET and JEE preparation. So we are going to discuss some questions और पहला क्वेश्चन हम यूनिट वेक्टर पर लेते हैं कि if a unit vector is represented by 2i cap plus 4j cap plus lambda k cap, then what is value of lambda? तो अभी तक आपने क्वेश्चन ऐसे तो खूब किया है कि ये वेक्टर दे रखा है, इसका यूनिट वेक्टर निकालें, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है कि वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है आपका यूनिट वेक्टर। ओके, ये फॉर्मूला बार बार आपको बताया जा रहा है। नाउ यहाँ पर हमको वेक्टर गिवन है, यूनिट वेक्टर गिवन। ओके, सो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर, वो वेक्टर कौन सा है? अब यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, सो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अभी तक आप लोगों ने नहीं सीखा होगा कि हमने पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, कि वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो अगर ऊपर वाले का भी मैग्नीट्यूड निकाले तो वो a आएगा, और a से a कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज यूनिटी। यही तो उसकी डेफिनेशन है कि वेक्टर विच हैज द मैग्नीट्यूड यूनिटी एंड रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग, तो a कैप हमको क्या गिवन है? 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस लेमडा के कैप। ओके, नाउ इसका अब हम लोग अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? 1 के। ओके, तो इसको रखेंगे हम लोग रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस लेमडा इज इक्वल्स टू 1। ओके, 1 का इधर से स्क्वायर रूट हटेगा तो उधर 1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और क्या हो गया 16। ओके, प्लस लेमडा इक्वल्स टू 1। 16 प्लस 420 उधर गया तो -20, तो लेमडा इक्वल्स टू 1 माइनस 20, सो विच इम्प्लाइज लेमडा इक्वल्स टू -19। गॉट इट? सो दिस इज द वे हाउ यू फाइंड द लेमडा फ्रॉम गिवन यूनिट वेक्टर। ओके, ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट है कि यहाँ आपको यूनिट वेक्टर का एक्सप्रेशन गिवन है, और यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग इसका। नाउ ऐसे ही एक क्वेश्चन और लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड हैज इट्स y कंपोनेंट 5√2। वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड हैज its y component as 5√2 meter per second. Okay, then what will be its x component? Okay, so यहाँ पर हमको क्या गिवन है? उसका y कंपोनेंट। y कंपोनेंट हमेशा क्या लेते हैं हम लोग? साइन थीटा से लेते हैं। ओके, प्रॉपर्ली विजिबल है। सो y कंपोनेंट हम लेते हैं साइन थीटा से। सो लाइक वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो सिंस वी वाई इज इक्वल्स टू होता है वी कोस थीटा। ओके, वी साइन थीटा, सॉरी वी साइन थीटा, क्योंकि वाई कंपोनेंट है, और वी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? वी एक्स इक्वल्स टू वी कोस थीटा। ये हमको चाहिए। ओके, नाउ यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो वी वाई आपका कितना है? 5√2। वाई कंपोनेंट कितना? 5√2, और ये आपका 10 साइन थीटा। ओके, इसको इससे कट करेंगे तो 2 आएगा, √2/2, सो इट इज साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2। क्या आया? 1/√2, क्योंकि 2 को क्या लिखते हैं? √2 इंटू √2, एक √2 कैंसिल, तो साइन थीटा में जब 1/√2 वैल्यू होती है तो आपका थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 45 डिग्री। ओके, यही वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 10 मल्टीप्लाई बाय कोस 45। ओके, सो 10 इंटू 1/√2। 45 एक ऐसा वैल्यू है, कभी ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखें कि वो एंगल
जिस पर उसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होते हैं तो वो होता है आपका 45 डिग्री। सो इसको रेशनलाइज करेंगे तो 10 √2 बाय √2, साथ में √2, तो ये 2 से 5, तो अगेन 5 √2 आंसर आ गया। ओके, जब भी एंगल आपका 45 होता है तो जो आपका y कंपोनेंट होता है वही आपका x कंपोनेंट होता है। सो इट इज़ द योर आंसर कि 5 √2। आप चाहे तो बिना सोल्व करे लिख सकते थे कि √2 कब लगता है, नॉर्मली √2 तब लगता है जब हमारे पास 45 डिग्री का होता है, पर डिवाइड में √2 होता है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है उधर। ओके, क्योंकि 10 को हमने कैंसिल आउट किया। सो आप तो ऐसे याद रखें कि अगर हमारे पास एंगल 45 आ गया यहाँ तक, ओके, तो हमें जो x कंपोनेंट है वही y है और जो y कंपोनेंट है वही आपका x कंपोनेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट लेते हैं हम लोग एक वेक्टर गिवन है। दो तरह के क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसमें कि इफ a इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप, देन व्हाट इज एंगल फॉर्म्ड विथ x एक्सिस। ओके, ये क्वेश्चन है। सो यहाँ पर अगर आप समझे तो ये XY प्लेन है आपका, x और y, तो ये आपका 3,4 है, तो 3 तो x पर है 3 और 4 किस पर है y पर, तो ये आपका कोई पोजीशन वेक्टर है एक। ओके, नाउ ये अगर एंगल है x एक्सिस के साथ थीटा, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। सो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस। सो 4/3 10 इनवर्स आंसर आ रहा है। इससे जो भी आंसर आएगा वो आप लोग लिख के थीटा का आंसर हो जाता है। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक और दे रहा हूँ जिसमें हम लोगों को आंसर फाइंड करना है कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ the vectors, if the resultant of vectors 5i cap 4j cap 5k cap 5i cap 4j cap 5k cap and 3i cap 4 5i cap 3j cap 4k cap, यहाँ 3, ओके, 5i cap 3j cap प्लस 4k cap, ऐसा ही कोई क्वेश्चन है, समझ लिया आप लोग इसको। इफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस मेक्स एंगल थीटा विद x एक्सिस, then what is value of cos theta। ओके, सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हमको पूछता है कि what is the value of tan theta, तो what is the value of tan theta, तो हम यहाँ पर tan theta होता है आपका 4/3। ओके, और यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछता कि what is the value of cos theta, तो हम क्या निकालते हैं, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो ये 4 और ये 3 है तो ये कितना होता है 5। सो 3 डिवाइड बाय क्या हो जाता है 5। सो इट इज़ द वैल्यू ऑफ cos थीटा। ये 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम था, उसमें कर लिया हम लोगों ने। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्वेश्चन है, वो भी हो जाएगा नो डाउट। ओके, क्या किया हम लोगों ने इसमें x कंपोनेंट में, किसमें, x कंपोनेंट में इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दिया। मैग्नीट्यूड कैसे कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 25 होता है और आंसर 5 आता है। सो आप लोग एक लॉजिक याद रखेंगे कि साइन थीटा, कोस थीटा और इनके लिए क्या रहता है कि साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर से आता है यानी कि y कंपोनेंट से, और कोस थीटा हमारे किसके साथ आता है x कंपोनेंट से। बट जब 3D सिस्टम होता है तो हम अल्फा बीटा और गामा, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था 3D रिजोल्यूशन में कि x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बन रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बन रहा है।
तो द एंगल फॉर्म विद एनी एक्सिस निकालना हो तो उस पर्टिकुलर एक्सिस के साथ एंगल निकालते हैं। तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, इन सब के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ए एक्स डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और ए जेड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऐसा आपका फॉर्मूला था। कब? जब आप लोगों ने एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ किसी वेक्टर का एंगल क्या बनाया था? अल्फा बीटा एंड गामा बनाया था। ओके, थ्योरी देख लेते हैं हम लोग पहले। ये एक्स, ये वाई और ये जेड, इस एक्सिस का मतलब ये जो वेक्टर है वेक्टर ए, उसका यहाँ से एंगल क्या बन रहा है? अल्फा। इस एक्सिस के साथ एंगल क्या बन रहा है? बीटा। और इस एक्सिस के साथ एंगल क्या बन रहा है? जब गामा, तब इनके पर्टिकुलर कोस की जो वैल्यू होती है, कोस कंपोनेंट, इसका कोस कंपोनेंट यहाँ होगा, इसका कोस कंपोनेंट यहाँ होगा और इसका कोस कंपोनेंट यहाँ होगा। ओके, ए कोस अल्फा, ए कोस बीटा और ए कोस गामा। ओके, ये थ्योरी पूरी आपको बता रखी है 3D रिजोल्यूशन की। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो ए एक्स, ए वाई और ए जेड इसके कोऑर्डिनेट्स है। ओके, यानी कि ए का एक्सप्रेशन क्या है? ए एक्स आई कैप, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरह के कोऑर्डिनेट्स है। ये तो थ्योरी है। अभी क्वेश्चन पे ही ध्यान दें आप लोग कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस मेक्स एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। ओके, सो पहले तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोग। ओके, सो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड कर देंगे। 3 + 5 कितना हो गया? 8 आई कैप। 3 + 4 कितना हो गया? 7 जे कैप। और 4 + 5 कितना हो गया? 9 के कैप। सो दिस इज द रिजल्टेंट। ओके, नाउ अब कोस थीटा निकालना है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। तो हम जानते हैं कि कोस, ये एक्स एक्सिस वाला एंगल था। कोस क्या होता है? एक्स एक्सिस का कंपोनेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट वेक्टर तो ये है। ओके, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा आपका? ए एक्स डिवाइड बाय, या आर एक्स जो एक्स कंपोनेंट है, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ओके, ये रिजल्टेंट है तो मैंने आर से लिख रखा है। नाउ यहाँ पर आर एक्स क्या है? 8 डिवाइड बाय ये √8² प्लस 7² प्लस 9²। ओके, अब हम लोग इसका स्क्वायर लिखते हैं। 64 + 49, 64 + 49 + 81, इन सबको एड ऑन करेंगे तो 64 + 49 + 81, ये हमारा 194 आ रहा है। ओके, सो 194, और इसको जब अपन डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू चाहिए हमको, थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए। किसकी चाहिए? कोस थीटा की। तो 8 डिवाइड बाय, इसका रूट निकाल लेते हैं पहले, 194 का स्क्वायर रूट 13.928, उसको 8 में डिवाइड करते थे। 13.928, 574 आंसर आ रहा है। 8 डिवाइड बाय 13.928, सो इससे आपका कोस थीटा का आंसर क्या आ रहा है? 0.574। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको, ये अब देखिए कोई टफ काम नहीं था। अब जब कंपटीशन में क्वेश्चन डालेंगे इसको, तो यहाँ इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, यानी कि ये 196 आ जाएगा, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड करना आपके लिए पॉसिबल हो जाता है। ओके, सो क्या क्वेश्चन है यहाँ पर कि दो हमको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं अलग अलग वेक्टर के, और इनका रिजल्टेंट यानी कि दोनों को ऐड करना है, और फिर उसका एंगल दे रखा थीटा। तो हमने थीटा एंगल के लिए कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो पहले उसको ऐड किया, मैग्नीट्यूड डिवाइड करना है उसके कोऑर्डिनेट में, यानी कि कोस थीटा एक्स एक्सिस के साथ एंगल आएगा तो आर एक्स डिवाइड बाई आर। अगर यही एंगल वाई एक्सिस के साथ होगा तो ये वाई कंपोनेंट आएगा 7 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। यही जेड एक्सिस के साथ, द व्हाट विल बी द एंगल फॉर्म्ड विद जेड एक्सिस। यहाँ क्वेश्चन ये आ जाता कि ये रिजल्टेंट जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, तो आपको जेड कंपोनेंट का डिवाइड, जेड कंपोनेंट में मैग्नीट्यूड का डिवाइड करना है। ओके, वाई कंपोनेंट में यानी 7 में इस मैग्नीट्यूड का डिवाइड करना है। ओके, सो
उस कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और क्या एंगल बनाएगा तो ये कोस उधर चला जाएगा और कोस इन्वर्स हो जाएगा, तो कैलकुलेटर से फिर आपको उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा एंगल के लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ओके, इस तरह के क्वेश्चन और लगाइए आप लोग घर से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। लेते हैं बोर्ड पर। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, ठीक है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप is perpendicular to the थ्री आई कैप माइनस एम जे कैप प्लस 6k कैप। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, ठीक है, वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू दी वेक्टर b। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब क्या है, जो बहुत सारे सभी टॉपिक्स पढ़ लिए हम लोगों ने, तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि दो वेक्टर का परपेंडिकुलर से लेकर के अगर ऐसा लेमडा a अल्फा कुछ भी डाल दिया, तब हम उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे। और परपेंडिकुलर जो वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 0 आता है। ओके, उनका प्रोडक्ट 0 आता है, डॉट प्रोडक्ट। सो यहाँ पर नाउ 2 + 3 - 6 था ये, और 3 - m और प्लस 6k है। ऑप्शंस देख ले आप लोग इसका, a -10, b 5, c +10 और d 2। ओके, ऐसे कुछ ऑप्शंस है। सो देखें हम लोग कि सिंस इफ वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, देन क्या होना चाहिए? a डॉट b क्या होना चाहिए? इसका 0 होना चाहिए। ओके, सो a 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है 3i कैप माइनस mj कैप प्लस 6k कैप से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। आंसर क्या आएगा? 0। डॉट में क्या होता है? i केवल i से मल्टीप्लाई होता है, 2 × 3 इससे होगा तो ये -3m हो जाएगा। 6 6 36 माइनस का 36 इक्वल्स टू 0। i को i से, j को j से और k को k से। बाकी i जब j से होगा तो 0 आएगा, तो बाकी नहीं करना है। 3 2 6 और ये 36, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। सो आंसर इधर से आया ओवरऑल -30, उधर जाके क्या हो गया? +30, तो ये आ गया प्लस का 30। ओके, नाउ 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये माइनस भी उधर जाएगा, तो -10 आंसर आएगा। हेंस क्या ऑप्शन आएगा आपका? यहाँ से मैच कर ले, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल वे में ये क्वेश्चन हो गया। ध्यान रखेंगे कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है तो वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, या एक दूसरे के अलोंग होते हैं, या एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कुछ वेक्टर्स है, वेक्टर का डायग्राम गिवन है हमको, और उससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट का एक क्वेश्चन करेंगे। ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरिस्ट फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। ओके, ऑन एन ओपन ग्राउंड a motorist runs in such a way that it turns at 60 degree after every
500 मीटर रन, मतलब जैसे ही वो 500 मीटर चलता है और वो 60 डिग्री का टर्न ले लेता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन टर्न, स्टार्टिंग फ्रॉम a given turn, specify the displacement of the motorist at the third, sixth and eighth turn. Given turn, specify या find करो the displacement and distance at third, sixth एंड 8th टर्न। ओके, तीन चीज़ों पे, तीन तरह का क्वेश्चन हो गया ये। और क्या क्या निकालना है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है। और कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट। ओके, स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटरिस्ट। ओके, 8th, थर्ड ये है। एंड ऑल्सो कंपेयर डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ओके, इन ईच केस, जो भी ये ऊपर तीनों केस दे रखे हैं उनमें हर केस के लिए करना है। क्वेश्चन समझ गए आप लोग, बट इसका आप डायग्राम आपको ड्रॉ करना है कि 60 60 60 60 ऐसे होते होते एक सर्कल कब कंप्लीट हो जाता है, यानी वो स्टार्टिंग पोजीशन पर कब आ जाएगा? छठे टर्न में। फर्स्ट टर्न पे 60 टर्न किया, सेकंड टर्न पे 60, तो ये एक हेक्सागन बन जाएगा। ओके, और अगर 90 होता है तो स्क्वायर बनता है। ओके, सो 60 डिग्री टर्न किया इसने यहाँ से। ओके, 60 डिग्री, देन वापस इसने टर्न किया 60 डिग्री। ओके, देन वापस टर्न किया 60 डिग्री। ओके, देन वापस टर्न किया 60 डिग्री। 1 2 3 4, ओके, 60 डिग्री 5, और ये लास्ट है यहाँ पर 60 डिग्री। हर बार ये अपनी इनिशियल पाथ से 60 डिग्री टर्न कर रहा है। थोड़ा सा प्रॉपर डायग्राम बन गया आपके लिए। यस, 1 2 3 4 5 और ये वापस 6। ऐसा एज्यूम करना है आपको कि ये सभी डिस्टेंसेस क्या है? इक्वल है। ओके, सो अगर हम चाहें तो इसको एक इक्वल डिस्टेंस वाला हेक्सागन बना सकते हैं, थोड़ा प्रॉपर विजिबल हो जाएगा। ओके, हेक्सागन बन गया। नाउ इसके सभी एंगल 60 डिग्री दे देवे। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, 60 60 एंड 60। ओके, नाउ जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, या यहाँ से स्टार्ट करते चलिए, तो यहाँ से ये 500 है, ये भी 500 है। फर्स्ट टर्न, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, समझ गए आप लोग? सो अगर मैं इसको सही से ड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, सेकंड टर्न पे, और थर्ड टर्न पे कितना होता है? इतना। ओके, समझ गए आप लोग? सो अगर हम इसका थर्ड पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, कौन से पॉइंट पर? थर्ड पॉइंट पर। सो एट थर्ड पॉइंट डिस्टेंस कितनी होगी? देखिए आप लोग, डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस यानी कि चलने का लेंथ है 500 500 500, तो 500 प्लस 500 प्लस 500, सो इट विल बी 1500 मीटर। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट इससे कम ही आएगा। ओके,
नाउ अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक अगर इसको माने तो ये एक तरह से पैरेललोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। ये 500 है, ओके, और ये आधा ऐसा। तो यहाँ थोड़ा प्रॉपर अगर वे में अगर डायग्राम बनाया जाए तो ये भी एक पैरेललोग्राम आएगा। ओके, ये यहाँ दिखेगा तो नहीं आपको, मेरे को इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि ये प्रॉपर हेक्सागन बनता है तभी ऐसा बनता है। ओके, सो देखिए आप लोग इसको ऐसा, फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न और ये थर्ड टर्न, ये क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम। और ये भी क्या बन रहा है? पैरेललोग्राम। ओके, सो हमें क्या चाहिए? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्न पर क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो ये वेक्टर आपका एक है, ये वेक्टर आपका दूसरा है, ये वेक्टर आपका तीसरा है। पॉलीगन लॉ अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, कौन सा लॉ? पॉलीगन लॉ, तो ये जो है हमारा क्या हो जाता है? रिजल्टेंट हो जाता है। 500 का और 500 का वेक्टर सम क्या हो गया आपका? ये हो गया। सो अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली देखें तो ये वाला इसके इक्वल है, तो ये क्या हो गया? 500। ओके, A B C D E F। ओके, नाउ M हो गया ये, तो AM प्लस MD, ये 500 है क्योंकि हर एक कितना है? 500 है, तो ये इसके इक्वल है पैरेललोग्राम की वजह से। तो 500 प्लस 500, सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? तीसरे पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट AM और MD, AM प्लस MD दोनों का, तो 500 प्लस 500, सो इट विल बी 1000 मीटर। ओके, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि नहीं सर 1000 कैसे आया, बट ज्योमेट्रिकली देखा जाएगा, इसको प्रॉपर हेक्सागन बना लेंगे तो ये वाला क्या हो गया? पैरेललोग्राम। तो ये इसके इक्वल है इतना सा पार्ट, और ये वाला इसके इक्वल है, तो ये यहाँ तक जाना है हमको थर्ड पॉइंट पर। अब हमको कौन से पॉइंट पर जाना है? सिक्स्थ पॉइंट पर। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अगर इन सबको वेक्टर बनाया जाए तो आप जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे आ गए, तो एट सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ टर्न, ओके, क्या हो जाएगा आपका? सिक्स्थ टर्न पर डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। ओके, देन अगर आप देखें तो डिस्टेंस क्या होगी? 500 500 500, ऐसा कितनी बार चला? 6 टाइम्स। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस 500 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ गया आपका 3000 मीटर। ओके, 6 5 जा 30 से 3000 आ गया। नाउ अब मैं आपको वो लास्ट केस लेता हूँ जिसमें 8th टर्न पे आपको दे रखा है। ओके, सो ये अभी काम करनी है आपके लिए। 8th टर्न, सो 1 यहाँ से, ये फर्स्ट टर्न था, स्टार्ट यहाँ से हुआ फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, और ये क्या हो गया? 8th। ओके, सो स्टार्टिंग पोजीशन अगर ये है इनिशियल, तो यहाँ से 1 टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, हर बार एंगल कितना है? 60 डिग्री का है। ओके, सो यहाँ पे भी एंगल कितना है? 60 डिग्री। सो इस बार डिस्प्लेसमेंट यहाँ से दिखाया जाएगा। ओके, किससे दिखाया जाएगा? इससे। तो 8th टर्न, 8वें टर्न पर डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले, सिंपल है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? 6 बार तो ऐसे हुआ, प्लस 500 प्लस 500, तो 6 इंटू 500 प्लस 2 इंटू 500, सो ये आपका आ गया 4000 मीटर। डिस्टेंस तो आ गई। नाउ डिस्प्लेसमेंट सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? डिस्प्लेसमेंट ये निकालना है, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। ओके, कितना एंगल है? 60 डिग्री। सो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि दो वेक्टर का सम करना है जब उनके बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। इससे आप लोग करें तो और ज़्यादा इजी रहेगा आपको कि p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। ओके, सो p 500 है और ये 500 है, क्योंकि ईच टर्न कितने टर्न बाद आ रहा? 500 बाद। q भी आपका क्या है? 500 है, और दिख रहा है आप लोगों को? देन 2 500 इंटू 500
इंटू कोस 60। कोस 60 क्या है 1/2। कोस 60 कितना है 1/2, इसकी जगह आ जाएगा तो 1/2 आएगा, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो इसकी जगह हम लोग लिखेंगे 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल। अब आपके पास ये स्क्वायर और ये भी 500 का स्क्वायर हो गया। ओके, सो आप लोग ये कह सकते हैं कि 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर और 500 का स्क्वायर 1 1 1 कॉमन ले लेंगे 500 स्क्वायर को, तो क्या बचेगा 1 + 1 + 1, सो द आंसर विल बी 500√3 मीटर। ओके, ये आपका 8th टर्न पर डिस्प्लेसमेंट आ गया है। ओके, क्वेश्चन को अच्छे से समझे, और कौन से टर्न पर, आपको 4th टर्न पर कह सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही ज्योमेट्री से कंपेयर करके निकालेंगे कि ये है। ओके, सो सेम ज्योमेट्री मेथड से, या आप लोग इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया 3rd स्टेप का, तो ये आपका रिजल्टेंट है। ओके, और इसके और इसके बीच में कितना एंगल आता है उस एंगल से आप लोग निकाल सकते हैं। सो ये 4th स्टेप पर डिस्प्लेसमेंट निकालना आपका होमवर्क रहेगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं और आप अच्छे से कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग और खुद से एक बार वापस ट्राई करें। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट आगे लेते हैं हम लोग, बट इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 वेक्टर्स के लिए है, जो जिनका रिजल्टेंट 0 है। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप है। So, if given that vector A plus vector B plus vector C plus vector D is equals to 0, then which statement is correct, is not correct? ये थोड़ा कंपटीशन एग्जाम में माइंड करने वाली बात होती है कि कब करेक्ट बोल रखा है, कब नॉट करेक्ट बोल रखा है, कब इनकरेक्ट बोल रखा है। ओके, इज़ नॉट ट्रू, इज़ फॉल्स, ऐसा करके तो थोड़ा सा क्वेश्चन तो वहीं से अगर मिस्टेक हो जाता है। सो ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ओके, ऑप्शन ए है कि ए, बी, सी एंड डी मस्ट बी नल वेक्टर। ए, बी, C and D must be null vector. Okay. Second, the magnitude of A plus C equals the magnitude of B plus D. Magnitude of A plus C equals to magnitude of B plus D. Okay, now the magnitude of A can never be greater than the magnitude of B, C, D. Magnitude of A can never be greater than magnitude of B, C and D. Okay, now last है कि B plus C must lie in the plane of A and D if A and D are not collinear. B plus C must lie in the plane of A and D. ठीक है, if A and D are not collinear. And in the line of A and D if they are collinear.
in the line of A and D if they are collinear. सो पहले तो क्वेश्चन की फॉर्म को समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको कि चार वेक्टर का सम 0 है। गिवन चारों वेक्टर का सम क्या है? 0 है। तो हमारे लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? ओके, सो पहले तो जिन लोगों को मैथ्स प्रॉपर आता है वो ये समझ सकते हैं कि चार क्वांटिटी का सम कब 0 हो सकता है, जब या तो चारों 0 हो या कोई भी दो क्वांटिटी दूसरी दो क्वांटिटी को कैंसिल करती हो, कोई भी तीन क्वांटिटी एक को कैंसिल करती हो। तो वेक्टर कब कैंसिल करता है? जब अपोजिट होता है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट डायरेक्शन अपोजिट होता है। ओके, सो हर बार ये जरूरी नहीं है कि चारों 0 हो। इस 0 होने के अलावा भी ऑप्शन है कि इन दोनों का वैल्यू इन दोनों के इक्वल हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, तो सब्ट्रैक्ट होकर 0 आ जाएगा। ओके, इसका A का वैल्यू इन तीनों के इक्वल हो, ये भी पॉसिबल है बट इक्वल होगा, ग्रेटर नहीं होगा। ओके, सो ग्रेटर होगा तो फिर ये 0 नहीं होगा। ओके, सो ये कंडीशन ट्रू करनी है। सो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डी से, कि B प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन। सो आप ये ध्यान रखें कि अगर मैं B प्लस सी को एक साथ लिख लेता हूँ, A प्लस B प्लस C प्लस D में से इन दोनों को लिख लिया मैंने, तो ये वेक्टर B है और ये वेक्टर C है। तो इनका जो भी रिजल्टेंट होगा वो इसी प्लेन में लाई करेगा। ओके, लाई इन द प्लेन ऑफ A एंड D। अगर इनको इसके अलावा कौन बचा? A और D। इन दोनों का रिजल्टेंट जो ये है वो A और D के रिजल्टेंट को कैंसिल कब कर पाएगा? जब वो इसी के प्लेन में होगा। ओके, यानी कि ये जो B प्लस सी है वो और A और D का रिजल्टेंट, जैसे सपोजेट ऐसा हुआ। ओके, तो ऐसे में हमारे पास ये जो रिजल्टेंट आया अगर, तो ये एक दूसरे को क्या करने चाहिए? कैंसिल करने कब चाहिए? जब वो एक ही प्लेन में हो, लाई इन द सेम प्लेन। ओके, दूसरा कब हो? जब ये नॉट कोलिनियर, कोलिनियर नहीं हो तब। और अगर A और D क्या है? कोलिनियर है, तो इनका रिजल्टेंट भी इन्हीं के अलोंग लाई करेगा, रिजल्टेंट भी इनके अलोंग लाई करेगा। तो जो इसको कैंसिल करने वाला है वो भी या तो इसके अलोंग होगा या इसके अपोजिट। तो कैंसिल कब होता है? जब अपोजिट। तो मतलब ये हुआ कि B प्लस सी उस प्लेन में होगा या उस लाइन में भी लाई कर सकता है जब वो A और D क्या हो? कोलिनियर हो। तो कोलिनियर वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है ना, वो उन्हीं के अलोंग होता है, और उनको कैंसिल करके 0 करने वाला वेक्टर भी इनसे जस्ट क्या होना चाहिए? अपोजिट। तो B प्लस सी का रिजल्टेंट इनका कोलिनियर होगा। सो ये तो करेक्ट है। ओके, वापस मेरी बात को गौर करें कि हमें ये कंडीशन गिवन है कि इनका सम 0 होना ही है। ओके, नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ A कैन नेवर बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस सी और D। इन तीनों के मैग्नीट्यूड से बड़ा कब हो सकता है? देखिए मैंने क्या कहा, अगर A का मैग्नीट्यूड इनके मैग्नीट्यूड के इक्वल हो और डायरेक्शन इनके रिजल्टेंट का इससे जस्ट अपोजिट हो, तब ये 0 होगा। तो ये कंडीशन कैन नेवर बी ग्रेटर, तो यस, नॉट ग्रेटर नहीं हो सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ B A प्लस सी, A और C का मैग्नीट्यूड यानी कि इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और डायरेक्शन अपोजिट होगा। अभी तो हमको डायरेक्शन के लिए बोला नहीं है, बट मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो सकता है, तो ये भी करेक्ट है। सो एलिमिनेशन मेथड से ये आपका क्या हो गया? रॉन्ग। और हमें क्या पूछा है? विच वन इज नॉट करेक्ट? सो ऑप्शन ए इज योर आंसर। ओके, तो आपका आंसर क्या हो? ऑप्शन ए। और वैसे भी इसको पढ़ के देख लीजिए कि A B C D मस्ट बी नल वेक्टर। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी 0 हो। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 तो कोई भी 0 कर देगा, किसी और मेथड से भी ये 0 हो सकता है। ये 0 तो है पर ये मस्ट भी लिख दिया तो ये इनकरेक्ट हो गया। ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गाइज, आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और सैटरडे टेस्ट के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। आप पहले से अच्छा पेपर प्रिपरेशन करें और बहुत अच्छा पेपर करें, लास्ट रिजल्ट से बेटर रिजल्ट हो आपका। और जो मिस्टेक्स
आपने करी है उनको वापस से रिपीट ना करें। बाय बाय, एन्जॉय योर सेल्फ।